आज इतिहास जाने और सफलता प्राप्त करें कि इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आपसे निवेदन किया जाता है कि आप जो है अधिक से अधिक संख्या में इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अध्याय में आधुनिक भारत के इतिहास अध्याय 5 के भाग 2 में आज आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी भूमि व्यवस्था के संबंध में विस्तार से चर्चा की जाएगी। अस्थायी भूमि प्रबंध के संबंध में यह कहा गया कि 1784 में ब्रिटिश संसद ने कंपनी संचालकों को एक अधिनियम के द्वारा जमीन के संबंध में अस्थायी व्यवस्था करने को निर्देशित किया था। इसी आधार पर कंपनी संचालकों ने लॉर्ड कॉर्नवालिस को 1786 ईस्वी के में परामर्श दिया कि वह यदि लाभकारी समझे तो इस जमीन के पट्टे के अवधि को 10 वर्ष के लिए कर दे। यदि व्यवस्था उसे लाभप्रद लगे तो इसको अस्थायी भी कर दे। जमीन पट्टे के जानकार ब्रिटिश सिविल सेवा के अधिकारी सर जॉन शोर से लगातार 3 वर्ष तक विचार विमर्श करने के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1789 ईस्वी में इस भूमि व्यवस्था को पहले 10 वर्षीय लागू किया, 10 वर्षीय के लिए व्यवस्था लागू किया। इसके बाद इसके लाभ को देखते हुए संचालक मंडल से उसने अनुमति दी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, और इसे 22 मार्च 1793 को बंगाल में अस्थायी भूमि व्यवस्था के रूप में लागू कर दिया। अब देखिए इसके विशेषता, ये अस्थायी भूमि व्यवस्था की विशेषता या इसका क्या मतलब है, इसको देखिए। नंबर पहला है कि मालगुजारी वसूलने का कार्य इसके पहले 1 वर्षीय और 5 वर्षीय और 1 वर्षीय ठेके पर दिया जाता था, जो एक कठिनाई भरा कार्य था। अब इस अस्थायी व्यवस्था के द्वारा लगान वसूलने का कार्य एक अस्थायी व्यवस्था के अनुसार जमींदारों को दिया गया। जमींदारों को उनकी मालगुजारी वसूलने वाले भू क्षेत्र का अस्थायी स्वामी मान लिया गया और मालगुजारी के लिए इन्हीं जमींदारों से समझौता किया गया। तीसरी बात थी कि यह निश्चित किया गया कि मालगुजारी का 90% अंश राज्य का अस्थायी अंश होगा और शेष जमींदारों का अंश होगा। चौथी बात इसमें तय की किसान से लिए जाना अधिकतम लगान निश्चित किया गया, और यह 1705 ईस्वी में लिए जाने लगान से लगभग 2 गुनी थी। यह ऐसा इसलिए करना संभव हुआ कि इसे अस्थायी माना गया और कहा गया कि भविष्य में यह बढ़ेगा नहीं। और 5वीं बात थी कि जमींदारों को निश्चित समय से निर्धारित लगान देना आवश्यक किया गया। यदि जमींदार लगान देने में किन्हीं कारणों से असमर्थ पाया जाता था तो उसकी जमींदारी को नीलाम करने का अधिकार ब्रिटिश कंपनी ने अपने हाथ में रखा। ये तो कुछ व्यवस्थाएं थी, विशेषताएं थी जो इस अस्थायी व्यवस्था में दी गई। अब अस्थायी प्रबंध के गुण या लाभ को यदि देखें तो मार्शमैन ने कहा है कि यह अत्यंत ही बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य था। इसी तरह इतिहासकार आर.सी. दत्त ने लिखा है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा प्रतिपादित अस्थायी भूमि व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा किए गए सभी कार्यों में सबसे बुद्धिमत्तापूर्ण एवं सफल कार्य था। अब इसके अस्थायी प्रबंध के गुण या लाभ को हम निम्नलिखित रूप में देख सकते हैं। पहला है सरकार की आय निश्चित होना। 1793 के पूर्व ठेकेदारी प्रथा के कारण जो है सरकार की आय निश्चित नहीं थी, लगान घटते और बढ़ते रहते थे, जिससे एक निश्चित आमदनी सरकार के पास आएगी इसका कोई भरोसा नहीं था। लेकिन इस व्यवस्था से सरकार की आय निश्चित हो गई कि साल में इतना लगान इतनी भूमि से जरूर आएगा, और जिसके आधार पर सरकार को अपना वार्षिक बजट बनाना आसान हुआ। दूसरी बात थी प्रशासन के कार्यभार से मुक्ति। अभी तक लगान हर वर्ष निर्धारित करना या 5 वर्ष में निर्धारित करना, उसका वसूलना, उसकी देखभाल करना, इसके लिए बहुत से सरकारी कर्मचारी जो है अधिकारी लगाए गए थे और प्रशासनिक कार्य सरकार का बढ़ा हुआ था। लेकिन इस व्यवस्था के बाद जमींदार को सारी जिम्मेदारी दी गई और इस व्यवस्था के बाद से सरकार को प्रशासनिक कार्यभार से मुक्ति मिल गई।
और कम से कम लोगों को लगा करके अधिक से अधिक लगान व्यवस्था की गई। तीसरी बात थी कि बार बार भूमि कर निश्चित करने के झंझट से मुक्ति मिल गई। इसके पहले जो व्यवस्था थी उसके अनुसार साल में एक बार निश्चित करना पड़ता था लगान, और किसानों के लिए भी यह कष्टकर कार्य था, जमींदारों के लिए भी यह कष्टकर था, सरकार के लिए भी यह कष्टकर कार्य था। तो इससे भूमि कर बराबर निश्चित करने के झंझट से सरकार को भी मुक्ति मिल गई, किसानों को भी बार बार ऊपर नीचे भूमि देने लगान देने से मुक्ति मिली। इस तरह ये एक निश्चित व्यवस्था हो जाने से सभी को लगान वसूलने के या लगान लगाने के झंझट से मुक्ति मिल गई। चौथी बात है कि जमींदारों के लिए विशेष लाभकारी था। यह व्यवस्था किसानों से अधिक जमींदारों के लिए लाभकारी था, क्योंकि जमींदारों ने समय के साथ जमीन में उत्पादन तो बढ़ता गया, लेकिन जमींदारों को एक निश्चित लगान ही वसूल के सरकारी कोष में देना पड़ता था, जिससे जमींदार दिनों दिन धनी होते गए, उनका लाभ बढ़ता गया। अगली बात थी कि उत्पादन तथा समृद्धि में वृद्धि हुई। इस व्यवस्था के पहले जमींदार या ठेकेदार जमीन पर उसके उत्पादन पर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अस्थायी रूप से जमीन के मालिक होने के बाद जमींदारों ने भूमि के उपजाऊपन पर ध्यान देना शुरू किया, अधिक से अधिक भूमि को उपजाऊपन के अंदर लाना शुरू किया, उत्पादन बढ़ाने में रुचि ली, जिसके कारण संपूर्ण उत्पादन में वृद्धि हुई और देश समृद्धि की तरफ बढ़ा। छठी बात है कि ब्रिटिश सरकार को स्थिरता प्रदान करने में सहायक यह जो अस्थायी भूमि प्रबंध है, यह एक जमींदारों का एक ऐसा वर्ग तैयार किया जिसने ब्रिटिश सरकार को बराबर स्थिरता प्रदान करने में मदद की। जब भी आंदोलन हुए उस समय जमींदार वर्ग हमेशा सरकार के साथ रहा। इस तरह इस व्यवस्था के कारण जमींदार किसानों के हितैषी के रूप में प्रकट हुए। अस्थायी प्रबंध की दोष या हानि को यदि हम देखें तो निम्न प्रकार से देख सकते हैं। इस संदर्भ में टी.आर. होम्स ने लिखा है कि अस्थायी भूमि व्यवस्था एक भयंकर भूल थी। परमानेंट सेटलमेंट वाज ए ब्लंडर मिस्टेक। इसको अगर देखें तो पहला इसमें जो था कृषकों के हितों की अपेक्षा की गई। इस भूमि व्यवस्था में कृषकों के लाभ का ध्यान नहीं रखा गया। यह अमानवीय अत्याचार जमींदार इसके ऊपर करते रहे अधिक से अधिक लगान वसूलने के लिए, और कृषक इसमें कुछ नहीं कर सकते थे। इस संदर्भ में इतिहासकार एच. बेबरिज ने लिखा है कि जमींदारों के साथ अस्थायी प्रबंध करके और किसानों के अधिकारों को पूर्ण रूप से उपेक्षा करके बहुत बड़ी भूल तथा बहुत बड़ा अन्याय किया गया था। तो इस तरह यह किसानों के हितों में नहीं था, बल्कि यह जमींदारों के हित में था। दूसरा, यदि इसकी हानि या दोष देखें तो राज्य के भावी हितों की भी उपेक्षा इसमें दिखती है। कैसे दिखती है? क्योंकि जमीनों से आय बढ़ती गई और लेकिन लगान बढ़ाने का अधिकार सरकार के पास नहीं था। वो एक अस्थायी रूप से ही उसे आमदनी होती रही, और जो जमीनों से आय बढ़ती रही उसका लाभ किसानों को और तो कम और जमींदारों को अधिक होता रहा। इस तरह राज्य के भविष्य में राज्य की आमदनी बढ़े, इसकी उपेक्षा हो गई। यदि इसकी जगह पे यदि लंबे समय के लिए अस्थायी बंदोबस्त किया गया होता तो राज्य को भी लाभ होता इससे। तीसरी बात थी कि इसके कारण सामान्य जनता पर भारी करों का बोझ बढ़ा। भाई सरकार की व्यवस्थाएं बढ़ती गई, सरकार के खर्च बढ़ते गए, लेकिन जमीन से होने वाली आय निश्चित ही रही, जिसके वजह से सरकार के खर्च को चलाने के लिए, व्यवस्था को चलाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के जनता पर अन्य मदों पर जनता के ऊपर कर लगाना पड़ा और जनता भारी करों के बोझ से डर गई। अब निष्कर्ष में देखें तो ये देखा जाए कि बंगाल की भूमि व्यवस्था का स्थायी प्रबंध का जो लाभ हानि है वह मिला जुला है, और इसमें एक तरफ यदि सरकार को एक अस्थायित्व प्राप्त हुआ तो दूसरी तरफ जमींदारों के रूप में उसे एक अस्थायी साथी भी मिला। इसके हानि को देखते हुए पी. रॉबर्ट्स ने लिखा है कि अस्थायी प्रबंध ने ब्रिटिश सरकार की लोकप्रियता तथा स्थायित्व प्रदान कर दिया और प्रांत को सबसे अधिक समृद्धशाली बनाने में मदद किया। इसी तरह एक अन्य लेखक हैं शीटन कार, उसने लिखा है कि इस व्यवस्था के राजनीतिक लाभों से उसकी आर्थिक हानियों का संतुलन कर दिया गया। तो निश्चित तौर से यदि देखा जाए तो अस्थायी प्रबंध का लाभ और हानि
ये दोनों संतुलित रूप में है। यदि एक तरफ नुकसान हुआ तो दूसरी तरफ इसको लाभ भी हुआ, क्योंकि यदि आर्थिक नुकसान हुआ तो दूसरी तरफ जमींदारों के रूप में एक अस्थाई साथी ब्रिटिश सरकार को मिला, जो उनके हमेशा उनके साथ खड़ा रहने का प्रयास किया। तो आज के इस चैप्टर में इतना ही। अब छोटा क्वेश्चन इसमें क्या बनता है वो मैं आपको बता दूं। इस अध्याय में कुछ छोटे प्रश्न भी बन सकते हैं जिन पर देखना आवश्यक है। जैसे पहला प्रश्न बनेगा कि अस्थायी भूमि व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई। तो इसका उत्तर है कि अस्थायी भूमि व्यवस्था 1793 ईस्वी में 22 मार्च को लागू की गई। 10 वार्षिक व्यवस्था किस वर्ष में की गई। तो इसका उत्तर है कि 1789 ईस्वी में पहले प्रयोग के तौर पर 10 वर्ष की अस्थायी व्यवस्था की गई, जिसे बाद में आगे चल के अस्थायी कर दिया गया। तीसरा प्रश्न बन सकता है कि भूमि व्यवस्था जमींदारों के लिए विशेष लाभकारी थी या नहीं। तो इसका उत्तर है कि यह जमींदारों के लिए विशेष लाभकारी थी। तीसरा प्रश्न बन सकता है कि अस्थायी भूमि व्यवस्था का समझौता किसके साथ किया गया, किसान के साथ या जमींदार के साथ। तो निश्चित तौर से इसका उत्तर है कि यह भूमि व्यवस्था जो है जमींदारों के साथ समझौता करके किया गया। चौथा प्रश्न बन सकता है समाज के किस वर्ग को ब्रिटिश सरकार को स्थिरता प्रदान करने में मदद की। तो समाज में किसान और जमींदार दोनों वर्ग थे। तो जमींदार वर्ग ने इस भूमि व्यवस्था के बाद ब्रिटिश सरकार को स्थिरता प्रदान करने में मदद देनी शुरू की। अगला प्रश्न है कि क्या इस व्यवस्था से सामान्य जनता पर कर बोझ बढ़ा। तो इसका उत्तर हाँ में है। हाँ, इस व्यवस्था के बाद सामान्य जनता पर करों का बोझ बढ़ा। छठा प्रश्न है अस्थायी व्यवस्था से किसान और जमींदार को किससे अधिक लाभ हुआ। तो निश्चित तौर से इसके उत्तर में कहा सकता है जमींदार वर्ग को सबसे अधिक लाभ हुआ। तो ये आज का जो वीडियो था उसका विवेचन था। भविष्य में अन्य भी वीडियो आते रहेंगे। इसके लिए आवश्यक है कि अधिक से अधिक लोगों तक यह बात शेयर हो। तो इसके लिए आप अधिक से अधिक लोग इसको देखें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको निश्चित समय पर सूचना मिलती रहे। धन्यवाद।